दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तक के बारे में। तो ये एनसीईआरटी की जो 9वीं कक्षा है उसमें से लिया गया है ये उत्तक अध्याय। तो देखिए इसके बारे में। उत्तक, तो उत्तक का अध्ययन करने के लिए इसे हमने 5 प्रमुख भागों में इसे बांटा है। तो सबसे पहले उत्तकों को जोड़ेंगे कोशिकाओं से, फिर उत्तक की परिभाषा दी जाएगी, फिर पौधों और जंतु उत्तकों में अंतर, और पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तक को कोशिकाओं से जोड़कर। तो आइए, तो क्या होता है कि जितने भी उत्तक होते हैं वे सभी क्या होते हैं कि कोशिकाओं से ही बने होते हैं, अर्थात कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहलाता है। ठीक है। अब एक कोशिकीय जीवों के बारे में हम लोग बात कर लें तो एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य जो होंगे वह एक ही कोशिका द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अमीबा, जो एक ही कोशिका के अंतर्गत वो गति भी करते हैं, भोजन भी प्राप्त करते हैं, गैसीय विनिमय भी उनमें होता है, और उत्सर्जन की क्रिया वह एक कोशिका के भीतर ही करते हैं। तो ये तो हुई एक कोशिकीय जीवों की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहु कोशिक जीवों के विषय में। तो ये क्या होती है? तो ये होती है लाखों कोशिकाओं का समूह होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाखों कोशिकाओं का समूह होता है, विशिष्ट कार्यों के लिए सक्षम होते हैं। ये कोशिका के खास समूह जो होते हैं खास कार्य के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि समूहों द्वारा कार्य किया जाता है। एक निश्चित कार्य पूरे कोशिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है समूहों द्वारा कार्य। इसके बाद क्या होती है कि अत्यधिक दक्षता होती है इसमें। उदाहरण की बात कर लें तो मनुष्य में हम देखते हैं कि पेशी कोशिका, सभी कोशिकाएं, पेशी की जो सभी कोशिकाएं होती है वह गति के लिए जिम्मेदार होती है। इसी प्रकार तंत्रिका कोशिका संदेश वाहन के लिए जवाबदेह होती है, रक्त परिवहन के लिए जवाबदेह होती है। तो इस प्रकार से क्या है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह निश्चित कार्य को संपन्न करता है। वहीं पौधों में देखें, वाहिका नलिका होती है जो भोजन और पानी का संचरण करती है, और श्रम विभाजन इसमें किया जाता है। तो श्रम विभाजन भी देखा जाता है बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं के भीतर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई कोशिकाओं के बारे में। अब हम उत्तक की परिभाषा देख लेते हैं। उत्तक की परिभाषा क्या है? तो एक समान आकार की कोशिकाएं, एक समान आकार की कोशिकाएं मिल करके उत्तक बनाती है। ये सभी क्या करती है? एक साथ कार्य करती है, समूह में उत्तक का निर्माण करती है। तो अगर आपसे उत्तक की परिभाषा पूछी जाए तो क्या कहेंगे कि एक समान आकार की कोशिकाएं एक तरह के कार्य करती हैं, तो इस प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो परिभाषा की बात हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पौधों और जंतुओं के उत्तकों में क्या अंतर होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप ध्यानपूर्वक देखें। तो पौधों और जंतुओं में अंतर हम देखें तो बारी बारी से हम लोग पहले पौधों को देख लेंगे, उसके बाद जंतुओं को देखेंगे। तो इनके उत्तकों में क्या अंतर होता है ये देखें। हम लोग क्या देखते हैं कि पौधे जो होते हैं वह स्थिर होते हैं, गति नहीं करते हैं, और इनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ठीक है। सहारा प्रदान करने वाले जो उत्तक होते हैं प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। वृद्धि कुछ खास क्षेत्रों में ही सीमित होता है। कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, और विभाजन के क्षमता के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया जाता है, जो आगे आप देखेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ कि जो पादप होते हैं, पौधे, उनके वो क्या करते हैं? पौधे स्थिर होते हैं, गति नहीं करते हैं। तो इनके जो उत्तक होते हैं वो सहारा प्रदान करने वाले उत्तक ज़्यादातर होते हैं, और सहारा प्रदान करने वाले जो उत्तक होते हैं वे मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। आपको पता है कि उत्तक कोशिकाओं का समूह है। ठीक है। पादप में क्या होता है कि वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित होता है। कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते हैं, और इन्हीं विभाजन के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। तो ये तो हुई पौधों की बात। अब हम लोग जंतु में देख लेते हैं। जंतुओं में क्या है? तो जंतुओं में है कि चूँकि भोजन, साथी और आश्रय के लिए विचरण करना पड़ता है। पौधों की अपेक्षा हम देखते हैं कि उन्हें अधिक ऊर्जा का उपभोग करना होता है। अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है। ठीक है। कोशिका वृद्धि जो होती है वो एकरूपता में होती है। विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की निश्चित सीमा नहीं होती है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन अधिक विशिष्ट और सीमित होता है।
जीवन यापन के विभिन्न तरीके होते हैं, भोजन करने की प्रक्रिया होती है और खास प्रक्रिया होती है, प्रचलन के लिए अंग तंत्रों का विकास होता है। तो ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? जंतुओं के बारे में। और पौधों के बारे में हम लोग ने क्या देखा? तो ये उत्तकों के बीच, पौधों और जंतुओं में उत्तकों के बीच एक अंतर है। आप ध्यान से देखें तो पौधों में क्या है कि स्थिर रहते हैं, गति नहीं करते हैं। जंतुओं में गति करना पड़ता है। पौधों के अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं, जो उत्तक होते हैं, वो उनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती है, लेकिन जंतु में ऐसा नहीं है। अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। तो ऐसा करके आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इनमें आराम से आप अंतर समझ पाएंगे। अब हम लोग, ये तो हुई पौधों और जंतुओं के उत्तकों में अंतर के विषय में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक के विषय में। क्योंकि पूरा पाठ आपका उत्तक के वर्गीकरण से ही संबंधित है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, उत्तक में अंतर भी इम्पोर्टेंट है, तो लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इसका जो वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण को हम देखें, उत्तकों को दो भागों में बांट सकते हैं, तो पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक। अब पादप उत्तकों को हम किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, आप ज़रा देखें। अब देखें, पादप उत्तकों को दो प्रमुख भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। ज़रा देखें कि एक है विभजोतक और दूसरा क्या होता है? अस्थाई। नाम से स्पष्ट है, अस्थाई। जब तक वृद्धि होती है तब तक ये विभजोतक होती है। जब वृद्धि रुक जाती है वह अस्थाई उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। आप जब इसे पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। तो विभजोतक क्या है, पहले हम इसे देख लेते हैं। बात करें तो विभाजित उत्तक होती है, जैसा कि दिया हुआ है, विभाजित उत्तक है, विभाजित होने वाली उत्तक है। पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जब तक वृद्धि होती रहती है, जब तक विभाजित होती रहती है, तब तक यह विभजोतक उत्तक कहा जाता है। तो निश्चित है कि पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। ठीक है। अब क्या है कि स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। तो किस तरह से वर्गीकृत किया गया है वह देखें। तो स्थान के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। एक है शीर्षस्थ, दूसरा है पार्श्वस्थ और एक होता है अंतर्विष्ट। ठीक है। शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्विष्ट। जैसा कि आप देखेंगे तो नाम से ही स्पष्ट है कि वैसे उत्तक जो पौधों के बाहरी भाग के विकास, कोपल के ऊपरी भाग में, जैसे तना में वृद्धि हो रहा, तना में नहीं, डालियों में वृद्धि हो रहा है, कोपलें बढ़ रही है, ये सभी शीर्षस्थ उत्तकों के द्वारा संभव है। पार्श्वस्थ का मतलब क्या होता है? लेटरल साइड में वृद्धि होती है। और अंतर्विष्ट, तो इसी प्रकार से स्थानों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। ये किस उत्तक की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है विभजोतक उत्तक की, जिसे हम लोगों ने स्थान के आधार पर तीन भागों में बांटा है। शीर्षस्थ, कैम्बियन जिसको पार्श्वस्थ भी बोला जाता है, और अंतर्विष्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इनके कार्यों के बारे में देखते हैं। अब क्या होता है कि कार्य क्या है? तो नई कोशिकाएँ तैयार करते हैं। क्योंकि विभाजित हो रही है तो नई नई कोशिकाएँ तैयार करते हैं। और विभजोतक उत्तक का काम क्या है कि बढ़ने और परिपक्व होने के गुणों में परिवर्तन करते हैं। ठीक है। बढ़ने और परिपक्व होने पर गुणों में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद है कि दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित होते हैं। इसके बाद है कि शीर्षस्थ जड़ें और तना की लंबाई में वृद्धि करते हैं। शीर्षस्थ क्या करता है? जैसा कि मैंने कहा कि जड़ के बढ़ने में और तने की लंबाई बढ़ने में यह सहायक होता है। पार्श्वस्थ का काम क्या है? यह तने की परिधि आप समझ रहे हैं, मोटाई, ये मतलब कि लेटरल साइड में वृद्धि करते हैं या मूल में वृद्धि करते हैं। और अंतर्विष्ट में क्या होता है कि कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास, इन दो डालियों के बीच में, तो ये जो होता है ये अंतर्विष्ट के कार्य हैं कि आखिर कौन से विभजोतक उत्तक किस भाग की में वृद्धि करते हैं। नाम से स्पष्ट है, अगर विभजोतक उत्तक है तो वृद्धि ही करेंगे। तो ये तीन प्रकार के उत्तक है और तीनों के जो कार्य हैं वो दिए गए हैं, आप ज़रा देख लें ध्यान से। ठीक है। तो अब हम लोगों ने कार्य पर बात कर लिया, और जो विभजोतक उत्तक है उन कोशिकाओं की विशेषता को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होती है। कि एक तो होती है कि यह अत्यधिक क्रियाशील होती है, अधिक कोशिका द्रव्य इसमें होता है, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली होती है, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, इसकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है। उसके बाद है कि रसधानी होती है। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके कोशिकाओं की विशेषता है। तो किस कोशिकाओं की विशेषता है? विभजोतक उत्तक की कोशिकाओं की विशेषता है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़े। अब तो ये तो हुई विभजोतक उत्तक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अस्थायी उत्तक के बारे में कि अस्थायी उत्तक के कार्य क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो क्या होता है कि जो अस्थायी उत्तक नाम दिया गया है वो क्या है? तो यह विभजोतक द्वारा बनी कोशिकाओं से ही बनते हैं, यह अलग से नहीं है, विभजोतक कोशिकाओं से ही बनती है। और
यह अस्थायी इसलिए होती है क्योंकि इसमें विभाजित होने की शक्ति नहीं होती, अर्थात विभजोतक उत्तक में जब विभाजित होने की शक्ति नहीं होती तब जाके वह अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। अगला है कि विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेते हैं, तो ये विभेदीकरण जो है इसमें होता है। विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि विभजोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक का विकास करती है। तो हम लोग अभी तक यही देख रहे हैं कि विभजोतक उत्तक जब विभाजन की शक्ति खो देते हैं तभी अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है, और ये निर्माण जो होते हैं वो विशिष्ट कार्यों के लिए निर्माण होते हैं। अब हम लोग इसके वर्गीकरण को भी देख लेते हैं। तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। इसके वर्गीकरण की बात कर ले तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? तो अस्थायी उत्तक की बात कर रहा हूँ, अस्थायी उत्तक। और अभी तक बात हो रही है केवल पादप उत्तक की, ठीक है। आप एक बार फिर से मैं रिवाइज करूँगा। इसे देखते हैं। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सरल अस्थायी उत्तक और दूसरे होते हैं जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है। सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। अब बारी बारी से हम लोग सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक क्या है? तो सरल अस्थायी उत्तक जो होते हैं, नाम से ही है सरल, सिंपल। सरल अस्थायी उत्तक जो होते हैं वो एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की परतें होती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे ये होती हैं। और प्रकार देख ले तो प्रकार जो होते हैं इसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये सभी किसके प्रकार हैं? तो ये सभी अस्थायी उत्तक के, सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सरल अस्थायी उत्तक, ठीक है। अब देखिए पैरेनकाइमा की बात कर ले तो पैरेनकाइमा जो होती है वो क्या है? तो सबसे अधिक जो पाया जाता है सरल अस्थायी उत्तक में, पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाता है यह, ठीक है। उसके बाद क्या होती है कि पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाएं होती है। इसके बाद है इसमें जीवित कोशिकाएं होती है, यह बंधन मुक्त होती है, इसमें काफ़ी रिक्त स्थान होता है, भोजन का भंडारण इसमें किया जाता है। कुछ में क्लोरोफिल होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा, ठीक है। जलीय पौधों में क्या होता है कि जलीय पौधों में बड़ी वायु गुहा होती है जिसे एरेनकाइमा कहते हैं। तो अब आप समझ लें कि जो पैरेनकाइमा वही उसके दो भागों में अगर हम लोग चाहे तो बांट सकते हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। पैरेनकाइमा के ही अंतर्गत है ये। तो क्लोरेनकाइमा किस में है? तो कुछ में क्लोरोफिल जो है वो क्लोरेनकाइमा कहे जाते हैं, और जलीय पौधे जिसमें कि बड़ी वायु गुहिकाएँ होती है वह एरेनकाइमा कही जाती है। तो ये तो हुई पैरेनकाइमा की बात। पैरेनकाइमा क्या है? तो सरल अस्थायी उत्तक का एक प्रकार है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोलेनकाइमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है कि पौधों में लचीलापन यह बढ़ाता है, ठीक है। जब आप देखते हैं कि पेड़ों की डालियाँ जब ऊपर नीचे होती है आंधी के समय तो टूटती नहीं है, तो ये लचीलापन जो होता है वो किस लिए होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण ही होता है, जो कि क्या है? सरल अस्थायी उत्तक का एक प्रकार है कोलेनकाइमा। उसके बाद है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है पौधों को। उसके बाद यह भी है कि एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में यह अवस्थित होता है। जीवित, लंबी, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी कोशिकाएं होती है, और इसमें क्या होता है कि कम स्थान होता है। ये सभी क्या हुए? ये सभी कोलेनकाइमा के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब आगे बढ़ते हैं और एक तीसरा प्रकार है जो है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये क्या है? ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये करता क्या है? इसे आप लोग देखें तो यह क्या है कि पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है? पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। आप उदाहरण जैसे नारियल का रेशेदार छिलका जो है वह इसका उदाहरण है। इसमें क्या होती है कि मृत कोशिकाएं होती है, ठीक है। और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? लंबी और पतली होती है। और इसमें क्या दिया है कि लिग्निन के कारण इसकी मोटी भित्ति होती है। कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। स्थान कहें तो तने में यह होता है। संवहन बंडल के समीप होता है। पत्तियों के सिराओं में होता है। बीजों और फलों के कठोर छिलकों में, जैसा कि अभी आपने नारियल के बारे में देखा। और यह क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ये सभी हम लोगों ने किसके बारे में देखा? तो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लें कि स्क्लेरेनकाइमा है क्या। तो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाती है। उदाहरण के लिए नारियल का रेशेदार छिलका, यह मृत कोशिकाओं की बनी होती है। लंबी और पतली होती है इसकी कोशिकाएं। लिग्निन के कारण मोटी भित्ति होती है। कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। स्थान कहाँ कहाँ यह पाया जाता है? तो वह तनों में पाया जाता है। संवहन बंडल के समीप पाया जाता है। पत्तियों के सिराओं में पाया जाता है। बीज और फलों के कठोर छिलकों में यह पाया जाता है। और यह क्या करता है? तो मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो ये सभी हम लोगों ने देखा कि सरल अस्थायी उत्तकों जिन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है, तो इसे देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सरल अस्थायी उत्तक के बाद अब हम लोग चलेंगे जटिल अस्थायी उत्तक में, ठीक है। तो देखिए जटिल अस्थायी उत्तकों को अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है।
तो जटिल अस्थायी ऊतक जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कौन? जटिल अस्थायी ऊतक एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं। यह है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। यह क्या होता है? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये अभी बात हो रही है पादप ऊतक के विषय में, ठीक है। पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया था, विभजोतक ऊतक और विभजोतक के बाद क्या था? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में भी दो प्रकार हुआ था, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। उस जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो संवहन ऊतक भी कहते हैं, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। जटिल पौधों की विशेषता जैसे स्थलीय वातावरण में जो अनुकूलन होता है वह इसकी विशेषता है आपका अस्थायी ऊतक की। और इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रकार जो होते हैं वो दो है, आप लोग जरूर नाम सुने होंगे। एक क्या होता है? जाइलम और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। अगर प्रश्न में सीधे सीधे पूछा जाए कि जाइलम और फ्लोएम जो है क्या है, तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक हैं। किस प्रकार के ऊतक है? तो यह अस्थायी ऊतक है, ठीक है। अस्थायी ऊतक में भी क्या है? तो अस्थायी ऊतक में भी जटिल अस्थायी ऊतक है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं जाइलम के विषय में। देखें हम लोग कि जाइलम जो होता है उसमें क्या क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो ट्रैकीड है जिसे वाहिनिका बोला जाता है, वाहिका है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर है। ध्यानपूर्वक आप देखते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप इसे पूरा समझ जाते हैं तो आपके लिए याद करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो एक तो वाहिनिका है, फिर वाहिका है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जाइलम में वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है, ठीक है। वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं, ठीक है। जाइलम में क्या होता है कि कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकीड और वाहिका, ट्रैकीड जिसे आपने क्या देखा? वाहिनिका। वाहिनिका और वाहिका यह नलिकाकार संरचना होती है। इसका कार्य क्या होता है कि पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन, ठीक है। और भोजन का संग्रह, यह पैरेन्काइमा, इसका जो पैरेन्काइमा है वो भोजन का संग्रह करता है। और जाइलम फाइबर क्या है? मुख्यतः सहारा देने का कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाइलम के बारे में देखा। इससे जो सबसे कॉमन प्रश्न पूछाता है कि जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य क्या है? पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन, या पानी और खनिज लवण को ऊपर की तरफ, केवल यह एक दिशीय होता है, केवल ऊपर की तरफ ही संवहन करता है। तो जाइलम को हमने देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम आपके जो है वह 5 प्रकार के अवयव इसमें होते हैं, कंपोनेंट। फ्लोएम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह क्या होता है कि चालनी कोशिकाएं होती है, चालनी नलिका होती है, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशों, इन 5 अवयवों में बटा होता है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि फ्लोएम जो है इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन? मेन नहीं, 5 कंपोनेंट ही हैं। चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशों, इसमें यह बटा हुआ है। उसके बाद चालनी नलिका की बात कर लें तो यह क्या होती है? छिद्रित भित्ति वाली होती है इसमें चालनी नलिका, और नलिकाकार कोशिका होती है। इसके कार्य क्या है? तो पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कार्य जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कार्य क्या करती है कि पत्तियों के भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा करता है? फ्लोएम, ठीक है। और फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो आप याद रखिएगा कि फ्लोएम के सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, लेकिन फ्लोएम रेशे 5 अवयव जो आपने ऊपर लिख रखा है, आप देख रहे हैं कि 5 प्रकार के अवयव होते हैं। तो उन 5 प्रकार के अवयव में चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनमें सभी की कोशिकाएं जीवित होती है, लेकिन फ्लोएम रेशों की जो कोशिकाएं हैं फ्लोएम रेशे की जो कोशिका है वो क्या होती है? मृत होती है। तो अब आगे बढ़ें तो हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम देख लिया। जाइलम और फ्लोएम क्या था? तो जाइलम और फ्लोएम वह किसका प्रकार है? तो यह अस्थायी ऊतक के प्रकार थे, और अस्थायी ऊतक में जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार थे। तो हमने इन सभी को देखा। तो कुल मिलाकर हमने सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक को भी पढ़ लिया। अब हम लोग इसके वर्गीकरण के बारे में पूरा देख लिया। तो हमने विभजोतक ऊतक को भी देख लिया, अस्थायी ऊतक को भी देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हुई पादप ऊतक के विषय में। अब जंतु ऊतक के विषय में बात करें तो जंतु ऊतकों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ठीक है। बारी बारी से आप इसे समझते रहें कि जंतु में जो ऊतक होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में, एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब एपिथेलियमी ऊतक के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर यह है क्या। तो एपिथेलियमी ऊतक है वो क्या होता है वो आप ज़रा देखें। देखिए, एपिथेलियमी ऊतक है जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। ध्यान से आप सुनते चले जाएं केवल।
ठीक है, एक बार सुने, आप एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे, आपको इस चैप्टर से जितनी भी समस्याएं होंगी समझ से संबंधित वो आपके दूर हो जाएंगे और याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो निवेदन है कि अगर आपने अभी तक उत्तक का चैप्टर समझने में आपको दिक्कत अगर हो रही थी आज तक, तो आज के बाद मेरा मानना है कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट 20 मिनट क्लास में ऐसा नहीं है कि आधा अभी पढ़ा दिया गया है, आधा फिर बाद में। हमने यहाँ पर आपके लिए माइंड मैप लिया है और माइंड मैप के आधार पर आप पढ़ रहे हैं, तो पूरा अध्याय एक साथ आप कुछ ही समय में आप पूरा चैप्टर को एक साथ ही ले रहे हैं, तो इसलिए आपको ये काफ़ी सुविधा होने वाली है। तो हम लोग बात कर लेते हैं जंतु उत्तक की। जंतु उत्तक के 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था, एपिथेलियमी उत्तक। तो एपिथेलियमी उत्तक को के क्या क्या कार्य हैं, क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यह क्या है कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकता है यह, ठीक है। शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये कौन सी बात है कि शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए शरीर के अंदर में आपको पता है कई सारे तंत्र हैं। अभी जब 10वीं कक्षा में आप जाइएगा या 10वीं कक्षा का पढ़िएगा अंग तंत्रों के बारे में, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सभी तंत्र को एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या है कि शरीर के अंदर स्थित बहुत से यानी शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करती है। तो अगर पूछा जाए कि अंग तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो अवरोध का निर्माण करती है वह किसका काम है, तो किसका काम है आपका, हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, एपिथेलियमी उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसे आप देखें। इसके बाद है कि उदाहरण के लिए त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का अस्तर, फेफड़े की कुपिका, वृक्कीय नली, इन सभी चीज़ों को अलग अलग करने का काम या जो एपिथेलियमी उत्तक है वो करता है। कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है, जो एपिथेलियमी उत्तक की कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, सटी होती है। एक अनवरत परत का निर्माण करती है। अनवरत का मतलब है कि जो कभी समाप्त नहीं होने वाला हो, तो इस प्रकार से अनवरत परत का निर्माण करती है। इसमें क्या है कि चिपकाने वाला पदार्थ कम होता है और बहुत कम स्थान होता है इन उत्तकों में। आगे है कि पदार्थों के प्रवेश या निकास के लिए एपिथेलियम की परत से गुजरना आवश्यक होता है। अगर किसी भी पदार्थ का प्रवेश हो रहा है या निकासी हो रही है तो उसे एपिथेलियम की परत से गुजरना ही होगा, यह आवश्यक है, ठीक है। यह पारगम्यता पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग करती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो एपिथेलियमी उत्तक के हैं, लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है इसकी संरचना और इसके कार्य। तो आइए हम लोग इसके एपिथेलियमी उत्तक की संरचना और कार्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एपिथेलियमी उत्तक को भी इन भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं, सरल सल्की एपिथेलियम, अस्तरित सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम और ग्रंथिल एपिथेलियम। देखिए, इसे रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, इसे गहराई से आप देखते रहिए, ध्यानपूर्वक आप केवल देखें और बार बार इस चीज़ को देखिएगा, आपको एकदम याद हो ही जाएंगे, इसको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। एपिथेलियम उत्तक की संरचना के बारे में बात हो रही है कि एपिथेलियम उत्तक के को, तो आप देखें कि एपिथेलियमी उत्तक के कितने प्रकार हुए, ठीक है। तो ये 6 प्रकार, सरल सल्की एपिथेलियम, स्तरित सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियमी, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम, ठीक है। तो आइए बारी बारी से हम लोग इसे सबसे पहले सरल सल्की एपिथेलियम को देखते हैं। तो यह क्या है, तो इसकी जो सरल सल्की एपिथेलियम है उनमें क्या होती है कि चपटी कोशिकाएं होती हैं। उदाहरण के लिए रक्त नलिका का अस्तर, रक्त नलिका मतलब कि शिरा धमनी, उसका जो अस्तर होता है वह, और कुपिका, पदार्थों के संवहन करने के लिए जो कुपिका होती है वह क्या होती है कि सरल सल्की एपिथेलियम का उदाहरण है। यह क्या होती है कि अत्यधिक पतली होती है और चपटी होती है। कोमल अस्तर का निर्माण करता है। आहार नली और मुंह का अस्तर इससे निर्मित होता है सरल सल्की एपिथेलियम से, ठीक है। तो इसे ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए कि चपटी कोशिकाएं होती है, उदाहरण के लिए रक्त नलिका अस्तर, कुपिका, पदार्थों का संवहन, अत्यधिक पतली और चपटी होती है। कोमल अस्तर होता है आहार नाल और मुंह का अस्तर बनाता है। इसके बाद हम बात करें तो स्तरित सल्की एपिथेलियम के बारे में, तो ये क्या है, ये क्या होता है कि कई परतों में व्यवस्थित होता है। उदाहरण के लिए त्वचा रक्षात्मक कवच बनाता है और कटने फटने से यह बचाता है, तो यह स्तरित सल्की एपिथेलियम है। इसके बाद हम लोग देखें तो स्तंभाकार एपिथेलियम क्या है, तो इसकी कोशिकाएं जो होती है वो लंबी होती है जहां अवशोषण और स्राव होता है। उदाहरण के लिए आंत का भीतरी अस्तर, अस्तर का मतलब है भीतरी परत, और एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्तंभाकार एपिथेलियम। आगे बढ़ते हैं, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम, तो यह क्या होती है, यह होती है आपके श्वास नली में, ठीक है। कोशिकाओं के सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं, कोशिकाओं की सतह पर इसकी कोशिकाओं की जो सतह होती है उस पर बाल जैसी संरचनाएं होती है, जिसे पक्षमाभ कहा था, इसलिए नाम इसका है पक्षमाभी। पक्षमाभ गति करते हैं
और गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित कर साफ करने में सहायता करती है। तो ये पक्षमावी स्तंभाकार एपिथेलियम कहाँ होता है? श्वास नली में। अब है घनाकार एपिथेलियम। तो घनाकार एपिथेलियम क्या है? तो ये होती है वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के नली का यह अस्तर है। कहाँ कहाँ है? वृक्कीय नली, वृक्क क्या होता है? किडनी। तो वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली का अस्तर है और यह क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और अंतिम है एपिथेलियम का, यह है ग्रंथिल एपिथेलियम। ये क्या है? कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है, बहुकोशी ग्रंथि का निर्माण करता है, पदार्थों का श्रवण कर सकता है। तो ये है आपका ग्रंथिल एपिथेलियम। तो हम लोगों ने इसके संरचना जो कि 6 भागों में बटा हुआ एपिथेलियम, तो इसे देखा और इसके कौन कौन से कार्य होते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। एपिथेलियम को देखा, संयोजी ऊतक के बारे में बात कर ले तो कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है आपस में कम जुड़ी होती है, ठीक है। अंतर कोशिकीय आधार द्रव में धंसी होती है, मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है, तो इसमें यह धंसी होती है। आधार द्रव या मैट्रिक्स जेली की तरह होते हैं, तरल होते हैं, सघन या कठोर हो सकते हैं, ठीक है। आधार द्रव की प्रकृति विशिष्ट ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। तो इस प्रकार से है आपके संयोजी ऊतक, ठीक है। और इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग को देख लेते हैं, तो प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये सभी प्रकार हैं। प्रकार मतलब किसके प्रकार है? तो संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला है रक्त। आपको एकदम आसान प्रश्न पूछा भी जाता है कई एग्जामों में कि रक्त क्या है? तो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो संयोजी ऊतक में सबसे पहला हम लोग देखते हैं रक्त। यह क्या है? तो यह तरल है, तरल आधार द्रव्य है। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, प्लेटलेट्स जो होती है वो निलंबित होती है इस प्रकार से। और प्लाज्मा में क्या होती है कि प्रोटीन, नमक, हार्मोन ये सब होते हैं। और इसके कार्य क्या है? तो गैसों, पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का यह क्या करता है? तो परिवहन करता है। रक्त के बारे में हम लोग जानते ही हैं, अधिक डिटेल्स में तो हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। इसके बाद अस्थि के बारे में देख लें, हड्डी के बारे में। तो यह क्या करता है कि पंजर का निर्माण करता है, शरीर को आकार प्रदान करता है, मांसपेशियों को सहारा प्रदान करता है, मुख्य अंगों को सहारा देता है, मजबूत होता है, कठोर होता है। कोशिकाएं जो होती है कठोर होती है और मैट्रिक्स में धंसी होती है। आधार द्रव कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। तो ये सभी हम लोगों ने बात किया अस्थियों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं स्नायु के बारे में। स्नायु ये क्या है? तो अस्थि बंधन तंतु। ये स्नायु क्या है? स्नायु है 2 अस्थियाँ आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। 2 अस्थियाँ आपस में क्या होती है? जुड़ी होती है। 2 अस्थियाँ आपस में ये जुड़ी होती है स्नायु में, लचीला और मजबूत होता है। आधार द्रव मतलब मैट्रिक्स बहुत कम होता है और अस्थियों से अस्थियों को जोड़ता है। तो अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने वाला कौन होता है? कौन सा ऊतक है? तो ये स्नायु है, ठीक है। अब हम लोग टेंडन को देख लेते हैं। स्नायु के बाद कंडरा। ये कंडरा क्या है? तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला क्या होता है? तो कंडरा कहलाता है। मजबूत होता है तथा सीमित लचीलापन इसमें पाया जाता है। जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला है कंडरा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उपास्थि की। कार्टिलेज क्या है? तो कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है इसके बीच पर्याप्त स्थान होता है। और आपको समझ में आ जाएगा, जब आप आगे मैं पढ़ूंगा उस समझ में आ जाएगा कि ठोस आधार द्रव्य प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। जिसका मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। अस्थियों के जोड़ों को यह चिकना बनाती है। ये उपास्थि क्या होता है कि अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। और कौन कौन सा स्थान पाया जाता है? नाक में, आपकी जो नाक की हड्डी होती है, नाक, कान, कंठ, श्वास नली, ये सभी उपास्थि की बनी होती है। कान की उपास्थि मोड़ सकते हैं, हाथ की अस्थि नहीं। इसे आप समझें कि कान जो बना होता है, जो बाहरी आवरण है इसका, कान का आंतरिक आवरण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो वह उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज होता है, तो उसे आप मोड़ सकते हैं। लेकिन हाथ की हड्डी उसे आप मोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो अभी हम लोगों ने उपास्थि को देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरियोलर संयोजी ऊतक के बारे में। तो क्या है एरियोलर संयोजी ऊतक? है कि इसके स्थान जो होते हैं वह त्वचा और मांसपेशियों के बीच होता है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच, ध्यान से समझिए, त्वचा और मांसपेशियों के बीच। आपने देखा स्नायु क्या होता है? स्नायु जो होता है हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला। कंडरा क्या होता है? हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला। एरियोलर यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं? त्वचा और मांसपेशियों के बीच स्थित होता है। रक्त नलिका के चारों ओर होता है। नसों और अस्थि मज्जा में होता है एरियोलर। ये करता क्या है? अंगों के भीतर की खाली जगह को यह भरता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो ये सभी क्या है? एरियोलर ऊतक के उदाहरण हैं। और वसा में, जिसे एडीपोस कहा जाता है, तो यह क्या करता है? वसा में ऊतक का काम यह है कि वसा का संग्रह करता है, ठीक है। और यह त्वचा के नीचे पाया जाता है, आंतरिक अंगों के बीच होता है। कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं में भरी होती हैं। उसमें कुचाला का कार्य करता है। ये उसमें कुचाला का कार्य करता है। ये वसामय ऊतक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने अभी तक
इसके सभी प्रकारों को देखा। किसके प्रकारों को? तो संयोजी ऊतक के सभी प्रकारों को देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेशीय ऊतक के बारे में। ठीक है, पेशीय ऊतक के बारे में। तो पेशीय ऊतक क्या होती है कि लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे मसल फाइबर कहा जाता है। लंबी कोशिकाओं का बना होता है, शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है यह पेशीय ऊतक, और विशेष प्रकार की प्रोटीन का बना होता है। संकोचन एवं प्रसार के कारण गति यह करता है। और इसके प्रकार को देख ले तो इसके कौन कौन से प्रकार हैं? तो ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और कार्डियक हृदय पेशी जिसे कहा जाता है। तो ऐच्छिक पेशी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम देखते हैं इसमें क्या है कि इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। जो ऐच्छिक पेशी है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसकी जो पेशी होती है इसे इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। उदाहरण के लिए हाथ और पैर। इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी को कंकाल पेशी भी कहते हैं। यह शारीरिक गति में सहायता करता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हल्की और गहरी रेखाएं या धारियों जैसी प्रतीत होती है। तो ये है। और कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं जो होती है लंबी होती है, बेलनाकार होती है और शाखा रहित होती है और बहुनाभिकीय होती है। ये सभी कुछ बातें हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो ये तो हुई ऐच्छिक पेशी के बारे में। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दूसरा है अनैच्छिक पेशी। यह क्या है? गति स्वयं संचालित नहीं करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि गति स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, इच्छानुसार शुरू या बंद नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आहार नली में भोजन का प्रवाह। ठीक है, इस पर तो आपका कंट्रोल है नहीं। रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन, ये कौन से स्थान में पाई जाती है? तो आँख की पलक में, मूत्रवाहिनी में, फेफड़ों की श्वसनी में। ये सभी अनैच्छिक पेशियाँ हैं। इसकी कोशिकाएं क्या होती है? लंबी होती है, अंतिम सिरा नुकीला होता है, तर्कुरूपी होता है और यह एक केंद्रीय होता है। तो ये तो हुई अनैच्छिक पेशी। अब हम लोग इसके अंतिम जो प्रकार है जिसे हृदय पेशी कहा जाता है। तो ये क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हृदय की मांसपेशियाँ होती है, जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है, अनैच्छिक होती है। और कोशिकाएं क्या होती है? बेलनाकार शाखाओं वाली होती है, एक कुंद्रीय होती है। ठीक है, हाँ। तो ये तो हुई हम लोग को कौन से प्रकार है? तो पेशीय ऊतक के बारे में। फिर तंत्रिका ऊतक के बारे में, और जो अंतिम है यह प्रकार, इसे हम लोग देख लेते हैं, तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक क्या है? इसे देखिए क्या है कि सभी कोशिकाओं में ये तंत्रिका ऊतक की बात हो रही है। तो सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। ठीक है, सभी कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की उत्तेजना हुई तो इसमें उसके अनुकूल प्रतिक्रिया कर सकती है, ऐसी क्षमता होती है। इसके बाद है कि तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं हैं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है, ये दूसरी बात है। उसके बाद है उत्तेजना को बहुत शीघ्र पूरे शरीर में पहुंचाती है। स्थान कौन सा है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कोर्ड कहा था, और तंत्रिकाएं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी कोशिकाएं जो है वो न्यूरॉन्स कहलाती है। न्यूरॉन में क्या होता है कि कोशिकाएं होती है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव जिसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं वे होता है। पूरी कोशिका है तो इसमें सभी कोशिका के सभी भाग पाए जाते हैं। यह लंबी होती है, पतले बालों जैसी शाखाएं इसे निकली होती है। लंबा प्रवर्ध जिसे एक्सॉन कहता है। अगर आप चित्र देखिएगा तो इसमें समझ में आएगा कि एक लंबा प्रवर्ध तंत्रिका कोशिका से निकला होता है जिसे एक्सॉन कहता है, और छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। उसके बाद है कि बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक द्वारा मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका स्पंदन तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना प्रकट करते हैं। तंत्रिका क्या है कि स्पंदन ऐच्छिक पेशियों की गति में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। ठीक है, यह सभी जीवों में होता है। संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करते हैं। तो ये सभी आपने क्या देखा, ये सभी थी तंत्रिका ऊतक के विषय में। तो हम लोगों ने जो दिया गया था कि ऊतक को हम लोगों ने 5 भागों में बांटकर पढ़ने का जो प्रयास किया। सबसे पहले कोशिकाओं से हमने जोड़ा इसे, ऊतक की परिभाषा दी, फिर पौधों और जंतु ऊतक में अंतर स्पष्ट किया, पादप ऊतक के बारे में पढ़ा, और अभी हमने जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा जो 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हम लोगों का पूरा जो ये था ऊतक वो यहीं समाप्त होता है।